विक्रम, शांतनु और अदिति के हाथ फौरन अपनी पिस्तौल पर टिक गए। जीप में बैठते ही सबसे पहले उन्होंने जूते में छुपाए अपनी पिस्तौल निकालकर जब में रख ली थी। विक्रम ने बिना हिले आंखों के ऊपर लगी जाली से चारों तरफ नजर घुमाई। इन 4 आदमियों के अलावा सड़क के दूसरी तरफ इनके 2 साथी और खड़े थे, जो सामने से आने वाली एक गाड़ी को चेक कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें अरुण की जीप पर थीं। इसके अलावा सामने लगे टैंक में कुछ और लोगों के होने की भी संभावना थी। खतरा जैसा भी हो, वो लोग सामना करने के लिए तैयार थे। अदिति ने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रख लिया, लेकिन अचानक जो हुआ उससे तीनों ही कुछ देर के लिए हैरान रह गए। बाहर वाले आदमी की बात सुनकर अरुण ने अपने पैरों के पास रखी गन उठाए और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। तेज आवाज के साथ उसने जीप का दरवाजा बंद किया। गुस्से में 2 कदम उन आदमियों की तरफ बढ़ाकर अरुण दहाड़ा, सुलेमान की खानम का चेहरा देखेगा तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ऐसा बोलने का? अपनी बेगम की तरफ आंख उठाने वाले को सुलेमान बख्शता नहीं है। उद्धरण, इतना कहकर उसने हवा में 2-3 फायर कर दिए। दोनों आदमी खामोश नजरों से उसको घूरते रहे। सुलेमान ने भी उनको जलती आंखों से देखा और बेहद डरावनी आवाज में कहा, एक कदम भी उठाकर दिखाओ। मेरी तीनों खानम हाथ में जहर की शीशी लेकर घर से बाहर निकलती हैं। वो यही का यही खुद को कुर्बान कर देगी और तुम सुलेमान के कहर से तुमको खुदा भी नहीं बचा सकता। उद्धरण, दोनों आदमियों ने आपस में अरबी में बात की। अरुण ने उनकी ही भाषा में उनसे कुछ कहा। उसे सुनकर पहले आदमी ने इसका कंधा थपथपाया और उसे जाने को कहा। चेक पॉइंट पार करने के बाद कुछ देर तक जीप में सन्नाटा फैला रहा। फिर अरुण ने हल्केपन से कहा, आप लोग चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा हम सब सही सलामत काबुल पहुंच जाए। उद्धरण, विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि अरुण का तरीका सही था या उसने इतनी दिलेरी दिखाकर जोखिम उठाया था जिसका परिणाम उल्टा भी हो सकता था। उसने पूछा, तुम तो जानते हो कि ये लोग बिना सोचे शूट कर देते हैं। उनको ऐसे ललकारना क्या ठीक था? अगर मैं उनको नहीं ललकारता तो वो आप लोगों का चेहरा देखने की जिद पर अड़े रहते, हो सकता है जबरदस्ती भी करते हैं। उनको पीछे हटाने के लिए उनकी तरफ कदम बढ़ाना जरूरी था। अरुण ने कहा। शांतनु उलझन में पड़ गया, लेकिन दूसरे ड्राइवर ने तो कहा था, इनके सामने डरते हुए और घबराकर बात करना बेहतर होगा। उद्धरण, अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो आप लोगों के लिए था जब आप इस देश में दाखिल हुए, क्योंकि उस वक्त आप दूसरे मुल्क के थे, पर मैं तो यहीं का हूँ। उनके ही जैसा बंदूक उठाने वाला कोई अफगान डरना नहीं जानता। उद्धरण, शांतनु को समझ नहीं आया कि अगर उसे पता था कि वो लोग डरने वाले नहीं थे, मतलब डराना अरुण का मकसद ही नहीं था, तो उसने नाकेबंदी पर इतनी बड़ी चुनौती क्यों दी? उसने यही सवाल अरुण से पूछा। अरुण ने कहा, मैं उनको डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं ये दिखा रहा था कि मैं उनसे नहीं डरता। चुनौती नहीं, मुकाबला करने की हिम्मत दिखा रहा था। गोलियां चलाना अपनी ताकत का सबूत देना होता है। मुझे बिना सोचे फायर करते देख और मेरी बीवियों के जहर खाने की बात सुनकर उनका शक दूर हो गया। यहाँ के लोग अपने घर की औरतों की घर में भले ही इज्जत ना करें, लेकिन किसी बाहर वाले की नज़र उन पर पड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। उद्धरण, विक्रम सोचने लगा कि जासूस बनने के लिए भी ट्रेनिंग तो ली जाती होगी। कैसी होती होगी अरुण जैसे लोगों की ट्रेनिंग? किसी दूसरे देश में जाकर उन लोगों में उनकी तरह से ही रहने के लिए छोटी से छोटी चीज़ सीखना और अपने बर्ताव में इस तरह उतारना कि उस देश के लोगों को कभी अंदेशा भी ना हो पाए कि यह आदमी बाहर से आया है। ये काम बहुत मुश्किल था। मिशन के एजेंट्स की तरह पता नहीं ऐसे कितने गुमनाम जासूस होंगे जो अलग अलग देशों में कदम कदम पर खतरों से खेल रहे होंगे। अगली 3 नाकाबंदियों पर कोई खास परेशानी नहीं हुई। पता नहीं पहले नाके से उन्हें कोई संदेश आया था या फिर एक आदमी को 3 बीवियों के साथ देखना उनके लिए आम बात थी, पर सभी ने 2-4 सवालों के बाद उनकी जीप को निकलने का रास्ता दे दिया। काबुल में जहां अरुण उनको लेकर पहुंचा वहां एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। कोड मिलाने के बाद उसने विक्रम को एक लिफाफा थमाया और बाहर निकलकर गलियों में गायब हो गया। लिफाफे में उनके नए नाम और नई पहचान के आइडेंटिटी कार्ड थे। अब वो तीनों भी इसी देश के बन गए थे, साथ ही उस जगह का पता था जहां उन्हें रुकना था। अरुण को पता दिखाया तो वो उन्हें गेस्ट हाउस में ले गया। जितना विक्रम ने अब तक देखा था, काबुल दूसरे शहरों जैसा ही लग रहा था। सड़कें बहुत चौड़ी नहीं थीं, पर कहीं ज़्यादा ट्रैफिक नजर नहीं आया। यहाँ अच्छे घर और ऊंची बिल्डिंग भी थी, साथ ही बाजारों में लोगों की चहल पहल भी। लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद ऐसा लगा जैसे वो शहर के किसी भूले भटके हिस्से में पहुंच गए। जब अरुण ने जीप रोकी तो विक्रम ने सामने बने गेस्ट हाउस को देखा। 3 मंजिल की ये पुरानी सी इमारत काफ़ी बुरी हालत में लग रही थी। रिसेप्शन के नाम पर टेबल कुर्सी लगा के एक बूढ़ा आदमी बाहर के कमरे में बैठा था। अरुण ने उससे अरबी भाषा में बात की और बाकी तीनों की तरफ इशारा किया। तब तक विक्रम और शांतनु अपने बुर्के उतारकर वापस अपने लंबी दाढ़ी वाले रूप में आ चुके थे। यहाँ पर फिर से अदिति विक्रम की पत्नी बनकर रहने वाली थी। बूढ़े आदमी ने गौर से उन सबको देखा, फिर सीढ़ियों की तरफ इशारा करके उन्हें चाबियां पकड़ा दी। पहले चारों एक कमरे में ही गए। कमरा पुराना जरूर था पर साफ सुथरा था। एक तरफ 2 पलंग डले थे और दूसरी तरफ 2 आरामदायक कुर्सियां और एक टेबल रखी हुई थी।
उस पर प्लास्टिक के एक जग में पानी था जिसके पास पीतल का ग्लास रखा था। उनका सामान रखने के बाद अरुण ने विक्रम को बताया, तुम दूर के एक गांव से अपने भाई और बीवी के साथ कुछ दिन यहाँ रहोगे क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी का इलाज कराना है। ये जगह खास अच्छी नहीं है, लेकिन शायद तुम लोगों को इसलिए यहाँ रखा गया है क्योंकि शहर के इस हिस्से में ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं। गरीबों के लिए सबसे बड़ी जद्दोजहद 2 वक्त की रोटी की होती है, इसलिए वो इधर उधर ताक झांक करने या दूसरे के पचड़ों में पड़ने में यकीन नहीं रखते। सुरक्षा के हिसाब से यहाँ रहना सही होगा। खाने का इंतजाम मैं करवा दूंगा, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता दो। उद्धरण। विक्रम ने उसे धन्यवाद दिया और पूछा, तुम आसपास ही रहते हो? नहीं, अरुण ने बताया, लेकिन आज रात मैं भी एक लॉज में रुकूंगा, यहीं पास में। सुबह तुम लोगों को हॉस्पिटल ले जाना होगा ना? उद्धरण। विक्रम ने असमंजस से कहा, पता नहीं, पहले हमें अपने शिकार के बारे में अच्छी तरह पता लगाना है। पूरी तैयारी के बिना हमला करने से उसे भागने का मौका मिल सकता है। उद्धरण। ठीक है, मैं कल सुबह तुमसे मिलता हूँ। ये कहकर अरुण वहां से चला गया। उसके जाते ही विक्रम ने अदिति और शांतनु को संग्राम से मिली खबर के बारे में बताया। मुस्तफ़ा नाम से वो दोनों भी वाकिफ थे। अदिति ने कहा, मेरा पहला मिशन इजिप्ट में था। हमारा मुस्तफ़ा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस समय वो इजिप्ट में ही कहीं छुपा हुआ था और पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। खुद को बचने के लिए उसने पूरा पुलिस हेडक्वार्टर उड़ा दिया। दूर की एक बिल्डिंग से मैंने वो ब्लास्ट अपनी आंखों से देखा था। वो किसी एक बम से नहीं हुआ था, पूरी बिल्डिंग के अंदर बम लगाए गए थे जिन्हें रिमोट से एक्टिवेट किया गया था। इतनी सिक्योरिटी वाले पुलिस स्टेशन में घुसकर पता नहीं उसने कैसे ये सब किया। उद्धरण। शांतनु ने भी मुस्तफ़ा के किस्से सुने थे। जब उसने भी ऐसे ही 2 किस्से सुनाए तो विक्रम सोच में पड़ गया। मुस्तफ़ा कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शातिर और खतरनाक था। वो पूरी दुनिया से छुपकर 1 साल से यहाँ रह रहा था। इसका मतलब यहाँ उसकी सुरक्षा के इंतजाम इतने पुख्ता थे कि कोई उस तक नहीं पहुँच पाया था। विक्रम ने अदिति से पूछा, उसकी लोकेशन यहाँ से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, अदिति ने जवाब दिया। क्या हम उसकी लोकेशन के 500 मीटर तक का अंदाज़ा लगा सकते हैं? विक्रम करीब से उस पर नज़र रखना चाहता था। शांतनु ने सुझाव दिया, कल हम अपना इंडिकेटर लेकर वहाँ चलते हैं। उस जगह के बारे में पता भी चल जाएगा और देख भी लेंगे कि मुस्तफ़ा की सिक्योरिटी कितनी दूर तक है। उद्धरण। एक बार ये तय हो गया कि उन्हें कल क्या करना है तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। कुछ देर बाद एक लड़का कमरे में खाना दे गया। अदिति के सोने के बाद विक्रम काफ़ी देर तक सोचता रहा कि मुस्तफ़ा तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं आ रहा था। अगले दिन अरुण के साथ उसकी कार में वो लोग उस जगह के करीब पहुंचे जहां मुस्तफ़ा जमाल के छुपे होने का अंदेशा था। देखने में वो इलाका भी बाकी शहर की तरह मॉडर्न और जिंदगी से भरपूर था। सड़कों पर थोड़ी बहुत औरतें भी बराबर नजर आ रही थीं। आदमियों में से कुछ ने उनके जैसे लंबे कुर्ते और सर पर पगड़ी पहनी थी, लेकिन कुछ लोग पैंट शर्ट में भी दिख रहे थे। विक्रम ने अरुण से कहा, इस जगह को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ कोई खतरा होगा। ये शहर रास्ते में देखी हुई सभी जगहों से काफ़ी बेहतर है। उद्धरण। जैसे ही विक्रम की बात खत्म हुई, कहीं दूर से तेज धमाके की आवाज़ आई। हवा में आसमान की तरफ बहुत बड़ा धूल का गुबार दिखने लगा। सभी लोग तेजी से अपने अपने घर या दफ्तर की ओर जाने लगे। अरुण ने बताया, ये है इस देश का असली रूप। अक्सर ऐसा ही होता है, किसी भी जगह ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अपने ही देश में अपने शहर को क्यों बर्बाद करने पर तुले हैं ये लोग। दूसरे देश पर हमला तो वहाँ अपनी हुकूमत जमाने के लिए होता है, यहाँ तो पहले ही उनकी हुकूमत है, फिर ये खून खराबा क्यों? विक्रम ने पूछा। अरुण ने फैलते हुए धूल के धुएं को देखते हुए कहा, ये लोग बहुत शक्की हैं। अगर जरा भी लगा कि किसी इलाके में इनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो वहाँ जाकर सबको गोलियों से भून देते हैं या बम गिरा देते हैं। उद्धरण। फिर उसने मुड़कर तीनों को देखा, आप इन पर ध्यान मत दो, बताओ आगे क्या करना है? उद्धरण। विक्रम ने अदिति से पूछा, तुम्हारा इंडिकेटर क्या कहता है? इसके हिसाब से 2 किलोमीटर के रेडियस में वो जगह होनी चाहिए। अदिति ने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन जैसे यंत्र को देखते हुए कहा। अगले 2 घंटे तक वो लोग हर दिशा में 2-2 किलोमीटर तक आगे जाकर इंडिकेटर के बीप होने का इंतजार करते रहे। आखिरकार एक सड़क पर कार में पीछे बैठी आदिति खुशी से चिल्ला पड़ी, मिल गया। लैपटॉप पर यहीं से सब कुछ भेजा जाता था। उद्धरण। विक्रम ने आसपास के इलाके का जायजा लिया। सड़क के दोनों तरफ इमारतें थीं। उनमें शुरू की कुछ मंजिलों पर ऑफिस नजर आ रहे थे, लेकिन ऊपर फ्लैट बने हुए थे। इमारत के नीचे कुछ दुकानें भी थीं। विक्रम को हैरानी हुई कि मुस्तफ़ा ने छुपने के लिए ऐसी जगह को चुना है जहां हर वक्त लोगों का आना जाना रहता है। उसने अपने साथियों से कहा, हमें यहाँ डेरा डालना होगा। हर बिल्डिंग के पास चेक करना होगा कि इंडिकेटर पर सबसे स्ट्रांग सिग्नल कहाँ आता है। उद्धरण। अरुण ने दुकानों की तरफ इशारा किया। ऊपर बने ऑफिसों की वजह से हर बिल्डिंग के नीचे कैफ़े और रेस्टोरेंट है। थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर कोशिश कर सकते हो। उद्धरण।
3 अलग अलग बिल्डिंग के रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के बाद आखिरकार चौथी जगह पर अदिति ने इशारा किया कि इंडिकेटर इसी बिल्डिंग से सिग्नल पकड़ रहा था। जगह का पता लगने के बाद वो लोग वापस आ गए। गेस्ट हाउस के कमरे से विक्रम ने संग्राम को फ़ोन पर सारी खबर दी। अगली सुबह वो लोग फिर से उसी बिल्डिंग में गए, लेकिन कैफ़े में जाने की बजाय विक्रम ने बेसमेंट में कार खड़ी कर दी। अदिति ने उससे एक लैपटॉप मंगवाया था। कार में बैठकर अदिति ने अपना चिप लैपटॉप में लगाया और काम करना शुरू कर दिया। बिल्डिंग से निकलने वाले ढेरों सिग्नल में से वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करती रही। दोपहर को बाहर जाकर अरुण और शांतनु खाना ले आए। जब दिन ढलने तक भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो विक्रम को निराशा होने लगी। अगर अदिति को कुछ नहीं मिला तो मुस्तफ़ा को ढूंढने के लिए बिल्डिंग के हर ऑफिस और हर फ्लैट में जाना मुमकिन नहीं था, फिर उन्हें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। तभी अंदर बैठी अदिति ने खिड़की के कांच पर नॉक किया और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। सबके कार में बैठते ही उसने उत्साह के साथ बताया, अभी अभी मैंने एक सिग्नल कैच किया और मुझे लगता है वो मुस्तफ़ा का था। कल वो किसी से मिलने वाला है, दोपहर को किसी होटल में, इसका मतलब वो बाहर निकलेगा। अब तो हमारे पास उसकी तस्वीर भी है, हम उसे पहचान सकते हैं। उद्धरण, यह इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरी टीम में नया जोश भर गया। वक्त आ गया था मुस्तफ़ा से रूबरू होने का।